हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मेरे इस छोटे से यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो कल हम लोग पार्ट 2 तक फिजिक्स में पढ़ चुके थे। आज पार्ट 3 होने वाला है फिजिक्स का क्लास। तो आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास वाला। तो हम लोग आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आवेश पढ़ लिए थे, आवेश के मात्रक एवं विभव पढ़ गए थे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ गए थे, दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण क्या होता है ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है। इसे प्रायः ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश होता है, जहां ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके पहले हम पढ़े थे मूल कण के बारे में, यानी फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, जिसमें मूल कण 3 होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हम जाने थे कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, और इसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, फिर जाने थे प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता था वो होता था 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता था। फिर पढ़े थे न्यूट्रॉन पर आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है तथा इसका द्रव्यमान जो होता था 1.6741 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता था। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बाद पढ़े थे हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q ± Ne होता था, जहां n एक पूर्ण गुणज संख्या है, यानी n बटा के रूप में नहीं लिख सकते, 1 2 3 ऐसे इस तरह के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे पूर्ण गुणज में ही लिखना होता है, जहां E का मान होता था 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे और इसमें एक न्यूमेरिकल छूट गया था, उसे मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। तो आज आइए इस न्यूमेरिकल को शुरू करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट आवेश के बारे में, आवेश संरक्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ये सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए, लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश लाने के लिए उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश लाने के लिए उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो हल, यानी देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए Q बराबर होता दिया हुआ है 1 कूलम। चूंकि हम जानते हैं कि E का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम होता है, और Q बराबर हम जानते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। यहाँ किसका बात कर रहा है, त्याग करने की बात कर रहा है। तो त्याग करने के लिए फार्मूला था, एक फार्मूला था Q + Ne और एक फार्मूला था Q - Ne। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का निकालना यानी त्याग करना, तो यहाँ होगा Q बराबर +Ne फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पूछ रहा है n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा। तो हम n बराबर इसको फार्मूला निकाल सकते हैं Q/E, जहां हम लोगों को पता है Q का मान कितना है, Q का मान है 1 कूलम। 1 कूलम बटा E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जहाँ कूलम कट गया। ठीक है, यहाँ जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर नहीं, यहाँ पर हटाएंगे, हो गया। फिर लिखेंगे 1/,
1.6 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। जब दशमलव हटाया जाता है तो ऊपर इतना इधर जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठता है, तो इधर एक अंक है तो एक जीरो हो गया। तो देखिए 10/16 गुने 10 के पावर 19, यानी नीचे अगर माइनस में रहता है तो ऊपर प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं काटेगा तो इसको इसमें से एक 10 ले लेंगे, तो यानी 100/16 गुने 10 के पावर 18 हो गया। यानी इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 हो गया। यानी 25/4 गुने 10 के पावर 18 हो गया। यानी इसको भागा देंगे तो आंसर हो गया 24.45 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी जो n का मान हो गया वो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा। तो आइए आज हम पार्ट 3 अब स्टार्ट करेंगे। ये कल का एक न्यूमेरिकल छूट गया था, यही बता दिए। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग देंगे विशिष्ट आवेश। क्या देंगे हेडिंग? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। विशिष्ट आवेश, ठीक है। तो विशिष्ट आवेश किसी कण के आवेश का परिमाण तथा उस कण के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है, ठीक है। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं? विशिष्ट आवेश किसी कण के आवेश के परिमाण तथा उस कण के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। इसका परिभाषा देंगे, किसी कण के आवेश का परिमाण, किसी कण के आवेश का परिमाण तथा उस कण के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, ठीक है। किसी कण के आवेश का परिमाण तथा उस कण के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। यानी विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला होगा वो होगा mod q बटा m। क्या होगा? mod q बटा m। अगर पूछेगा कि विशिष्ट आवेश कैसी राशि है तो हम बोल सकते हैं यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक एवं बीमा पूछेगा तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका जो मात्रक और बीमा जो होगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर। इसका बीमा हो जाएगा कूलम पर मीटर, ठीक है। मात्रक कूलम पर मीटर हो जाएगा और इसका बीमा जो होगा वो इसका जो मात्रक होगा कूलम पर केजी हो जाएगा और इसका जो बीमा होगा वो हो जाएगा IT बटा मीटर। यानी इसका जो बीमा होगा m-1 IT, ठीक है। m-1 IT हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो 1 मिनट मेरे प्यारे साथियों। तो ठीक है, तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको विशिष्ट आवेश का बारे में जानकारी हो चुका होगा। तो आइए विशिष्ट आवेश के लिए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं विशिष्ट आवेश पर। तो विशिष्ट आवेश के लिए न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले
हम लोगों को एक दवा रिवीजन करा देते हैं मूलकांड के बारे में, क्योंकि इसका उपयोग होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता था 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता था वो 1.6725 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता था। तो आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लें। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करने बोल रहा है। तो हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है मॉड क्यू यानी विशिष्ट आवेश का मान पूछ रहा है। तो मॉड क्यू बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला हो जाएगा, विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला हो जाएगा एम यानी मास, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, और मॉड क्यू बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश बराबर होता है मॉड क्यू बटा एम, यानी मॉड क्यू का मान है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम बटा एम का मान है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए एक शून्य से एक शून्य इधर भी कट गया, तो बचा 16/91 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुना 10 के पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 31 हो जाएगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 16/91 हो गया, तो 16/91 गुने 31 में से 19 घटा देंगे, ये हो गया 2 से 12 यानी 10 के पावर 12 हो गया। ठीक है, 10 के पावर क्या हो गया 12 हो गया। तो आप इसको देखिए ये इतना हो गया, यहाँ से एक 10 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 160/91 गुने 10 के पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। फिर अगर इतना से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.75 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। इसका जो आंसर होगा 1.675 गुने 10 के पावर माइनस 1.75 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी होगा, क्योंकि कूलम पर केजी इसका मात्रक होता है, तो मात्रक लगाना निश्चित रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो आइए दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर हो जाएगा एक प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करें। एक प्रोटॉन का क्या ज्ञात करें, विशिष्ट आवेश। तो चूंकि हम जानते हैं कि एम बराबर यानी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6725 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। और जो मॉड क्यू बराबर जो मान होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। विशिष्ट आवेश बराबर फार्मूला होता है, विशिष्ट आवेश बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है मॉड क्यू बटा एम, जहाँ मॉड क्यू का मान है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम
बटा जो m का मान है वो है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम है। यहाँ से एक शून्य से हो गया काट गया तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है, क्योंकि एक अंक से एक अंक हो गया, फिर यहाँ एक अंक फाजूल है तो ऊपर चल गया 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 16 बटा 167 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुना गुने 10 के पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको नहीं काटेगा तो इस पर हो जाएगा 16 बटा 167 गुने 27 में से 19 घटा देंगे 8, ये कट गया, यानी इससे 27 में से 19 घट के आया 10 के पावर 8 आया, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ 16 बटा 167 नहीं काटेगा तो यहाँ से 2 जीरो बाहर निकालेंगे, यानी हो जाएगा 1600, यानी 1600 बटा 167 हो जाएगा 160, एक मिनट 160, ठीक है। 1600 1600 बटा 167 हो गया, यहाँ 10 के पावर हो जाएगा 8, तो यहाँ से एक जीरो निकालें तो 10 के पावर 7 हो गया, ठीक है। 10 के पावर 6, एक मिनट प्यारे बच्चों थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। हाँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर मेरा गलत हो रहा है, यहाँ 10 था हम देखे थे, है ये ना, यहाँ ये जुट देखिए 10 के पावर 27 गुने 10 है, यहाँ जुटेगा तो 27 एक 28 हो गया, 28 में से माइनस 19 जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 जीरो निकाल लिए और गुने 10 के पावर 7 हो गया, तो जब यहाँ इतना से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.5 गुने 10 के पावर 7 कूलम पर केजी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको, तो देखिएगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर मुझे पढ़ाने में कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट नोट में लिखिएगा, नोट में लिखेंगे मिली, MILI मिली, इसको सूचित करते स्मॉल m से, मिली बराबर 10 के पावर -3 हो जाएगा। माइक्रो इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं, माइक्रो बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6। नैनो को n द्वारा सूचित करते हैं, 10 के पावर -9 हो जाएगा। पिको इसे p द्वारा सूचित करते हैं, यानी पिको बराबर हो जाएगा 10 के पावर -12, ठीक है। ये आगे काम देगा। जैसे मान लीजिए Q1 बराबर हम मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। यह हम मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम, कुछ भी, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने माइक्रोकूलम, यानी माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6 कूलम। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे Q2 बराबर मान लेते हैं 2 मिली कूलम, यानी 2 गुने 10 के पावर -3 कूलम हो गया। जैसे Q3 बराबर मान लेते हैं 4 नैनो कूलम, यानी 4 गुने 10 के पावर -9 कूलम, ठीक है। Q4 बराबर मान लेते हैं 6 पिको कूलम बराबर हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर -12 कूलम। यानी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ माइक्रो है तो माइक्रो का मान रख दिए 5 गुने 10 के पावर -6 कूलम, और यहाँ मिली है तो मिली का मान 10 के पावर -3 रख दिया। यहाँ नैनो 10 के पावर -9 हो गया, और पिको के मान 10 के पावर -12 होता है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद और आशा के साथ मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को विशिष्ट आवेश समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत।
आवेश के संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है? तो हम बोल सकते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है, बल्कि इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। ठीक है, यानी इसका न तो निर्माण किया जा सकता और न ही इसका नष्ट किया जा सकता। तो आइए हेडिंग देते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत। आवेश के संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत के डिफिनीशन होगा आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है बल्कि इसे स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है। ठीक है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, बल्कि इसे स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है। मान लीजिए यहाँ A और B एक आवेश है, इससे बन गया C प्लस D। ठीक है, यहाँ हो गया QA प्लस QB, मान लीजिए इससे बन गया QC प्लस QD बन गया। ठीक है, फिर मान लीजिए QA प्लस QB बराबर बन गया, फिर ये QC बदल गया QD में। ठीक है, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आवेश के संरक्षण सिद्धांत समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे पढ़ाने में कोई त्रुटि होती है तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। अब देखिए, एक पॉइंट जो है वो है किसी वस्तु का आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। एक मिनट मेरे प्यारे भाइयों। हाँ, तो किसी वस्तु का आवेश वेग से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है। फिर एक पॉइंट है कि द्रव्यमान बिना आवेश का संभव है। द्रव्यमान क्या बिना आवेश का संभव है, किंतु आवेश बिना द्रव्यमान के
बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान बिना आवेश का संभव है किंतु आवेश बिना द्रव्यमान का संभव नहीं है। यानी अगर कोई आवेश है तो उसमें द्रव्यमान एकदम निश्चित होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। तो अब आइए अगला पॉइंट पढ़ेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी चार्ज दिया जाता है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान आंशिक रूप से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी देखिए, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है यानी उस पर चार्ज दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो आंशिक रूप से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अब आइए हम जानेंगे कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो पॉइंट में लिखिएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। दूसरा पॉइंट में, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। द्रव्यमान है जो बढ़ता है। आइए इसको हम समझाते हैं, डायग्राम के अनुसार समझाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान आंशिक रूप से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब कब बढ़ेगा और कब घटेगा? तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। यानी मान लीजिए 2 प्रकार के, ये क्या है, ये ले लिए कोई वस्तु, ठीक है, एक पर ले लिए, ये किसी वस्तु को यानी त्याग करता है उस पर पॉजिटिव यानी धनावेश आता है, तथा जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश ही होता है। ठीक है, यानी प्लस 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 प्लस। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक है, क्या किया? ग्रहण किया। ठीक है, इसको मान लीजिए Pa, इसको मान लीजिए Pb। ठीक है, अगर क्वेश्चन होगा किसका इसमें आवेश बड़ा या छोटा होगा, तो ऑप्शन में रहेगा, देखिए इसमें किसका आवेश बड़ा होगा यानी किसका आवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रहेगा Pa बड़ा होगा Pb से, बी में है Pb बड़ा होगा Pa से, यहाँ Pa बड़ा होगा, सॉरी यहाँ Pa बड़ा होगा Pb से, यहाँ Pb बड़ा होगा Pa से, सी में होगा
PB बराबर होगा PC D में कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वह बढ़ जाता है, यानी इसमें जो बड़ा होगा PB, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों को कहता हूँ, मैं उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों से मैं अपने कमेंट में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जितना पढ़ाया उतना समझ आया या नहीं। अगर मुझसे कोई त्रुटि या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अभी यूट्यूब चैनल नया खोला हूँ जिसमें आप लोगों की बहुत ज़रूरी है, बहुत सहायता की ज़रूरी है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो खूब शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।